नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। 5 बजे 10 रिपोर्टर्स में आप सभी का स्वागत है। पंजाब हरियाणा के किसान आखिरकार सुरक्षा बलों से भिड़ते हुए दिल्ली पहुंच गए हैं। अभी जो किसान रास्ते में हैं वो भी धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और इस बीच किसान आंदोलन को पहली बड़ी जीत हासिल हो गई है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पहले हरियाणा सरकार ने पूरी कोशिश की, फिर दिल्ली पुलिस ने भी कोशिश की, लेकिन अपनी कोशिशों में नाकाम रही हरियाणा और दिल्ली की पुलिस। और पहले दिल्ली पुलिस ने भी किसानों को रोकने की कोशिश की थी, दिल्ली के स्टेडियम को जेल बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने इजाजत नहीं दी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में जाने की इजाजत किसानों को दे दी है। लेकिन सभी किसानों को उत्तर पश्चिम दिल्ली के निरंकारी ग्राउंड के पास ही जमा होने के लिए कहा गया है, जहां पर अब किसान इकट्ठा हो रहे हैं। और वहीं इससे पहले हरियाणा के कई हिस्सों में भी बॉर्डर वाले इलाकों पर जवान और किसान आमने सामने दिखाई दिए, लेकिन कल की तरह ही आज भी किसान सभी बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ते गए, चले गए, दिल्ली तक पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं दिल्ली की, जहां किसान इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि पहले बैरिकेडिंग की गई थी ताकि दिल्ली में किसान प्रवेश ना कर सके। दिल्ली में जाने पर पाबंदी थी, पूरी तरह से किसी भी प्रकार का प्रदर्शन जो है, विरोध प्रदर्शन दिल्ली में नहीं किया जा सकता। इस प्रकार की एक एडवाइजरी जो है वो जारी की गई थी दिल्ली पुलिस की तरफ से, लेकिन किसान लगातार आगे बढ़ते चले गए। इस तरीके से दिल्ली पुलिस ने किसानों की एंट्री की अनुमति देने से पहले दिल्ली सरकार से स्टेडियम को जेल बनाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने पुलिस की मांग को खारिज करते हुए किसानों के आंदोलन का समर्थन किया। दिल्ली सरकार ने किसानों की मांग को जायज बताया और दिल्ली पुलिस के स्टेडियम को जेल बनाने की अर्जी को नामंजूर कर दिया गया। साथ ही केंद्र सरकार से अपील भी की गई है कि दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने यह कहा है कि किसानों की मांग जायज है, किसानों का आंदोलन भी अहिंसक है, आंदोलन करना हर भारतीय का संवैधानिक अधिकार है, इसलिए किसानों को जेल में नहीं डाला जा सकता। केंद्र सरकार को किसानों की मांगे तुरंत माननी चाहिए। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल? क्योंकि किसानों को दिल्ली में एंटर करने की अनुमति मिल गई है, लेकिन किसान फिलहाल कहां पर रुके हुए हैं? देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं जो किसानों की जो कोशिश थी वो कहीं ना कहीं अब कारगर हो चुकी है कि दिल्ली सरकार ने उनको अंदर आने की अनुमति दे दी गई है। यानी कि जो बुराड़ी के अंदर संत निरंकारी जो ग्राउंड है उसके अंदर दिल्ली के अंदर जो दिल्ली की सरकार है उन्होंने किसानों को आने की अनुमति दे दी गई है। मगर जो बॉर्डर पर भी किसान रुके हुए हैं और किसानों को लाने के लिए जो बुराड़ी के विधानसभा के यानी कि जो विधायक है यानी संजीव झा वो वहां पे पहुंचे हुए हैं, उनको समझा रहे हैं कि आप दिल्ली के अंदर आ सकते हैं और दिल्ली के जो ग्राउंड है यानी कि जो निरंकारी का ग्राउंड है वो उसके अंदर आकर अपना प्रदर्शन की आवाज उठा सकते हैं। मगर क्योंकि जिस तरीके से किसानों के लिए कहा जा रहा है कि किसानों की जो आवाज है वो उनको उठाना उनका अधिकार है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार तक ये मैसेज जाएगा कि किसानों की जो बिल जो पास हुए थे वो कहीं ना कहीं किसानों के हक में नहीं है। क्योंकि कोशिश यही की गई है कि लगातार किसान अभी भी नाराज नजर आ रहे थे, मगर कहीं ना कहीं जो आज का आक्रोश था वो जरूर देखने को मिला था और कहीं ना कहीं किसान नाराज थे। और नाराजगी के साथ साथ आज जब दिल्ली सरकार ने उनको परमिशन दे दी तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक उत्साह है ताकि वो दिल्ली के अंदर प्रवेश करेंगे और दिल्ली के अंदर प्रवेश करने के साथ साथ केंद्र सरकार को मैसेज भी देंगे कि किसानों के लिए जो हक में जो बिल बनाया गया था यानी जो किसानों के हक में बताया जा रहा था मगर वो बिल किसानों के हक में नहीं है और कहीं ना कहीं उसका विरोध जो कर रहे थे। मगर अब देखना होगा कि ये जो कल से आप जब कह सकते हैं निरंकारी के अंदर यानी कि निरंकारी ग्राउंड है उसके अंदर प्रदर्शन किस तरीके से बढ़ेगा और किस तरीके से सरकार तक आवाज जाएगी। जी राजीव, जिस तरीके से किसानों का यह संघर्ष चल रहा है, इससे पहली और बड़ी जीत यहां पर कहा जा सकता है आंदोलन में, क्योंकि अभी आंदोलन आगे भी बढ़ेगा और अभी ये कहा जा सकता है कि लंबा यह संघर्ष चलने वाला है। लेकिन इस बीच ये बड़ी जीत कहीं ना कहीं है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने तमाम कोशिशें की, दिल्ली पुलिस ने भी कोशिश की कि अस्थायी जेल वहां पर बनाई जाए और इनको जेल में डाला जाए, लेकिन दिल्ली सरकार ने साथ नहीं दिया दिल्ली पुलिस का, और इस वजह से अब ये कहीं ना कहीं पहली बड़ी जीत किसानों की मानी जा सकती है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, ये किसानों की जीत जरूर है क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने जो दिल्ली सरकार से जो 6 स्टेडियम थे उनको
तब्दील जेलों के अंदर तब्दील करने के लिए कहा था, मगर दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस का साथ नहीं दिया और यहाँ तक कि ये कहा कि जो किसानों की जो आवाज है, यानी कि हर व्यक्ति का अपना आवाज उठाने का अधिकार है, वो अधिकार उन तक मिलना चाहिए। इसी को लेकर दिल्ली सरकार ने अब स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली के जो कह सकते हैं जो देश के पूरे किसान हैं, जो अपनी आवाज उठाने के लिए बॉर्डरों पर रुके हुए थे, यहाँ तक कि उनके साथ टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया था, पानी का वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था, मगर अब दिल्ली सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली के अंदर किसान आ सकते हैं, बॉर्डर पर उनको रोका नहीं जाएगा और कहीं ना कहीं इसकी जो किसानों की जो आवाज है अब वो केंद्र सरकार तक जाएगी और दिल्ली सरकार किसानों का साथ देती हुई नजर आ रही है इसके अंदर। जी, जिस तरीके के आरोप किसानों पर लग रहे थे कि किसानों के साथ कुछ असामाजिक तत्व भी हैं, वो तोड़फोड़ कर सकते हैं, इस तरीके की कोई घटना सामने नहीं आई राजीव, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे थे, हरियाणा पुलिस हो या फिर दिल्ली पुलिस हो, लगातार ये आरोप लगाए जा रहे थे कि किसान तोड़फोड़ मचा सकते हैं, इसलिए उनको अनुमति नहीं दी जा रही है। कोरोना का भी बहाना बनाया गया था, लेकिन अब इजाजत देने के पीछे क्या कुछ बताया जा रहा है? देखिए बिल्कुल, दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि हर व्यक्ति का अपना अधिकार है उसकी आवाज उठाने का। तो मगर जिस तरीके की बात करें कोरोना काल की, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने कोशिश जरूर की थी कि कोरोना की वजह से या फिर कहें जो दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाए थे कि जो कुछ शरारती तत्व जरूर हो सकते हैं इसके अंदर और वो तोड़फोड़ भी कर सकते हैं, तो मगर उसी को लेकर कहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल राजीव, आप बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन हमारे विशेष संवाददाता विनीत कपूर ने किसानों के ही मुद्दे पर हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल से खास बातचीत की है, पहले वो आपको सुनवाते हैं। कानूनों की बात करें तो इसको लेकर बड़े लेवल पर विरोध होता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें और अब उत्तर प्रदेश के किसानों की बात करें, वो भी सड़कों पर उतर आए हैं। हालांकि हरियाणा और पंजाब के जो किसान हैं वो दिल्ली बॉर्डर पर कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं और यही मांग कर रहे हैं कि केंद्र की मोदी सरकार ने जो कानून पास किए हैं उनको एक सिरे से रद्द किया जाए। हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल हमारे साथ है, बातचीत कर देते हैं। दलाल साहब, बड़े लेवल पर प्रदर्शन हो रहे हैं, एक ही मांग है कि ये जो कानून है ये किसान को बदहाली की तरफ लेकर आएंगे, खुशहाली की तरफ नहीं। इस वजह से इन कानूनों को एक सिरे से रद्द किया जाए। पानी की बौछारें किसान झेलते नजर आ रहे हैं, आंसू गैस के गोले किसानों पर दागे जा रहे हैं, लेकिन वापस लौटने को किसान तैयार नहीं है। कहते हैं कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक उनके प्रदर्शन जो हैं वो जारी रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं सारे किसान भाइयों का धन्यवाद अदा करता हूं कि इस आंदोलन में सबने शांति बना के रखी, कोई भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ और उनको बता देना चाहता हूं कि ये जो किसान के संदर्भ में जो 3 कानून आए हैं ये किसान हितैषी हैं। मंडियां पहले की तरह रहेंगी, एमएसपी हमारे प्रधानमंत्री जी बता चुके हैं कि पहले की तरह रहेगा। ऑल्टरनेटिव व्यवस्था दी है और आपके विचार करने का मुद्दा है कि आज़ादी को 73 साल हो गए, जो भी व्यवस्था थी क्या उस व्यवस्था में किसान समृद्ध हो गया? क्या किसान को और संतुष्टि है? क्या किसान को नई चीज़ों की ज़रूरत नहीं है? और ऑल्टरनेटिव व्यवस्था के द्वारा अच्छे भाव किसान को मिले, मोदी जी ने ये कोशिश की है और इसका परिणाम आने में 2-3 साल का वक्त लगेगा। जब पूंजी आएगी, वेयर हाउस अलग से बनेंगे, कोल्ड स्टोरेज बनेंगे, फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, आपको अपने प्रोडक्ट के अच्छे अच्छे बायर मिलेंगे, तब आप इस चीज़ का फ़ायदा देख पाएंगे। तो ये आपके हित में है, आपका कोई भी नुकसान मोदी जी के कलम से नहीं हो सकता है। लेकिन मंत्री जी, सवाल तो यही, आप कह रहे हैं कि एमएसपी जो है वो जारी रहेगी, क्या सरकारी एजेंसियों की तर्ज पर खरीद होती नजर आएगी? क्योंकि अब भी अगर बात करें तो जब किसान मंडी में फसल लेकर जाता है तो कभी नमी के नाम पर, कभी अन्य कारणों के नाम पर एमएसपी पर उसकी फसल नहीं खरीदी जाती, 100-200 रुपए की कटौती उसमें भी होती नजर आती है। ऐसे में जब प्राइवेट कंपनियां आ जाएंगी तो क्या श्योरिटी है कि फसल की खरीद जो है उसी तर्ज पर सरकारी एजेंसियां करती नजर आएंगी जिस तर्ज पर इस वक्त होती हुई नजर आती है? हम मंडियों को किसी प्राइवेट कंपनी को नहीं देने जा रहे, मंडियां हमारी रहेंगी, एमएसपी पे परचेज जो है पहले की तरह चलेगी और प्राइवेट को एक ऑप्शन दिए कि मंडी से बाहर, मंडी से ज़्यादा भाव पर कोई चीज़ खरीदना चाहता है जिससे किसान को फ़ायदा हो तो उसको खरीदने की इजाज़त दी है। इससे किसान को फ़ायदा है, सब्जी बोने वाला, बागवानी करने वाला, तरह तरह का मसाले पैदा करने वाला किसान है उसको अपनी उपज का ज़्यादा भाव मिलेगा। मंडी में जो एमएसपी पर प्रोडक्ट चल रहे हैं वो पहले की तरह ही चलेंगे। ये चीज़ हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी कह चुके हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं और मुद्दा ये है कि ऑल्टरनेटिव व्यवस्था कुछ लोग कुछ नहीं देंगे आपको तो आपकी आमदनी बढ़ेगी कैसे?
आपकी आमदनी बढ़ाने के लिए फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपके क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, मंडियों का सुदृढ़ीकरण चाहिए। और हरियाणा इस चीज़ में बहुत ध्यान तेज़ गति से काम कर रहा है। मंडियां हम और भी बनाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मंडी जो गन्नौर में 5,000 करोड़ रुपए की लागत से हम बनाने जा रहे हैं, मसाला मंडी हम बनाने जा रहे हैं, फूलों की मंडी हम बनाने जा रहे हैं, मछली की मंडी हम बनाने जा रहे हैं। सरकार की मंडियां जो हैं और बढ़ाएंगे, लेकिन उसके अलावा मंडी से बाहर कोई अच्छा बायर मिलता है, किसान को अच्छा भाव देने वाला कोई आदमी मिलता है, उसको भी बढ़ावा देंगे। जी, किसान ये कहता नजर आ रहा है कि उनको इस बात का अंदेशा है कि सरकारी एजेंसियां फसलों की खरीद करने के लिए आएंगी नहीं। 2 महीने सरकारी एजेंसियां फसलों की खरीद करने के लिए मंडियों में आती हैं, तो जिस तरह से मक्का का हाल है, जिस तरह से कई जगहों पर बाजरा का हाल है या अन्य फसलों का हाल है, केवल गेहूं और धान को छोड़ दें, उसी तरह का हाल जो है गेहूं और धान का भी होगा कि सरकारी एजेंसियां आएंगी नहीं। मजबूरी में प्राइवेट कंपनियों के पास किसानों को जाना पड़ेगा और प्राइवेट कंपनियां औने पौने दामों पर फसलों की खरीद करेंगी, उनको एमएसपी नहीं मिलेगी। यही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि दूसरी सरकार जो कांग्रेस की है, जो पंजाब में है, राजस्थान में है, वो हरियाणा की तरह परचेज क्यों नहीं करती। हमने 7.5 लाख मीट्रिक टन 21,500 रुपये पर क्विंटल बाजरा खरीदा है। राजस्थान में बाजरा 1,200 रुपये 1,300 रुपये बिक रहा है, एमएसपी है, लेकिन वो खरीद नहीं रहे। पंजाब में बाजरा खरीदा नहीं जा रहा, भाव देना ही काफ़ी नहीं है, इच्छा शक्ति होना भी ज़रूरी है। अब पंजाब ने बिल पास कर दिया कि गेहूं की और धान की एमएसपी से नीचे कोई परचेज करेगा तो उसकी 3 साल की सज़ा हो जाएगी। मुझे एक चीज़ पूछना है मुख्यमंत्री जी से कि क्या आप एमएसपी पे परचेज 12 के 12 महीने करेंगे? अभी तो एफसीआई की परचेज है, भारत सरकार के पैसे से परचेज है, 2 महीने के लिए होती है, सिर्फ 2.5 महीने के लिए होती है। बाकी वक्त में किसान के घर में अनाज है, 50 रुपये बाजार में भाव नीचे है, वो कहाँ बेचने जाएगा? सजा हो जाएगी, कोई खरीदेगा नहीं, उसको हरियाणा आना पड़ेगा। आपने जो निर्णय लिया है उससे बर्बाद हो जाएगा किसान। आप या तो ये क्यों नहीं कानून पास करते कि हाँ पूरा वक्त मंडी में एमएसपी पे पंजाब सरकार खरीद रखेगी। जिस तरह हरियाणा सरकार बाजरे की खरीद करती है उस तरह पंजाब सरकार भी करेगी। जिस तरह हरियाणा सरकार मक्का खरीदती है उस तरह वो भी खरीदेंगे। जिस तरह हम मूंगफली की खरीद करते हैं पंजाब सरकार भी खरीदेगी। पंजाब सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए, अपनी सारी फेल्यूर को छिपाने के लिए इस आंदोलन को समर्थन करके, लोगों को गुमराह करके पंजाब के मेरे किसान भाइयों को दिल्ली की तरफ भेज दिया। ठंड में, बौछार में, सड़कों पे जाते हुए, तंग होते हुए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए किसानों से कि, और ख़ासकर कांग्रेस को तो पंजाब के सिख भाइयों से माफ़ी मांगनी चाहिए। पंजाब का जो नुकसान कांग्रेस पार्टी ने किया है, ऑपरेशन ब्लू स्टार से लेकर, भिंडरावाले से लेकर, उग्रवाद से लेकर, इंडस्ट्री को अलग करके अब छोटे बच्चे गुजारा किसानी से लोग कर रहे हैं, उसको भी बर्बाद करना चाहते हैं। आज ट्रेन रोक के बैठा दिया आपने। 1.5 महीना से पंजाब में खाद के लिए मारे मारे फिर रहे हैं लोग। आप कर क्या रहे हैं? शासन को ये करने का हक नहीं है। आप अच्छे अच्छे फैसले लीजिए, आप खुद परचेज करिए, आप एमएसपी से ऊपर परचेज दीजिए, भाव दीजिए, ताकि दूसरे प्रदेशों को भी लगे हाँ पंजाब में ये भाव मिलता है और दूसरा सारा देश और प्रदेश आपको फॉलो करे। मंत्री जी, आपने बड़ी बातें की हैं, लेकिन किसानों को ये बातें क्यों नहीं समझ में आ रही? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करने के लिए कहते हैं, मीटिंगें होती हैं, लेकिन हल नहीं निकल रहा। कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है। सब्जा बैठा है। इस ये कानून लागू होने के बाद में देश के अंदर कितने चुनाव हुए? बिहार का चुनाव हुआ, तीसरी बार हमारी सरकार आई है। मध्य प्रदेश में अंदर बाई इलेक्शन थे, कितनी सीटों में से कितनी आई हैं आप देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन हुए, गुजरात में बाई इलेक्शन हुए, सारा 2/3 बहुमत तो हमें मिला है। क्या लोगों को मैंडेट पे, लोगों को इस कांग्रेस को भरोसा नहीं है? क्या लोगों को मूर्ख समझते हैं? क्या यह फैसले लेने का हक कुछ सड़क पे कुछ लोगों कांग्रेस के भेजे हुए लोगों को है? क्या ये मैंडेट लोगों किसान नहीं थे? क्या बिहार के लोग किसान नहीं थे? मध्य प्रदेश के लोग किसान नहीं थे? उत्तर प्रदेश के लोग किसान नहीं थे? गुजरात के लोग किसान नहीं थे? कैसे कह सकते हैं कि लोग किसान नहीं मानते? किसानों को समझ में आ गया है। किसानों को भरोसा है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही जो बात के धनी हैं, जो लक्ष्य को हासिल करेंगे। किसान की आमदनी बढ़ाने का जो उन्होंने लक्ष्य दिया है उसको प्राप्त करने के लिए कोई भी कदम उठाना है, किसान हितैषी फैसला करना है, वो करेंगे। लेकिन मंत्री जी, जो आज लोग, जो एक बड़ा हुजूम, तकरीबन 2 लाख के आसपास किसान जो सड़कों पर हैं, वो क्यों विरोध कर रहे हैं? फिर हरियाणा में भी विरोध देखने को मिला। आपने पंजाब में तो कह दिया कि किसानों को बरगलाया जा रहा है, लेकिन हरियाणा के किसान भी लीड करते नजर आ रहे हैं। और पहला मोर्चा जो मोहड़ा के अंदर बैरिगेटिंग थी, वो हरियाणा के किसानों की तरफ से तोड़ी गई है। हरियाणा के मुश्किल से
अब तक जो मेरी जानकारी में है, पंजाब से 15-20 हज़ार आदमी निकले हैं और मुश्किल से 1000-1500 आदमी हरियाणा के किसान गए हैं। हरियाणा के किसान ने देख लिया अच्छी तरह से कि काम। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। एक निजी यूनिवर्सिटी का काला सच, बीटेक, एमटेक, बीबीए, इंजीनियर टीचर बनाने का काला खेल। 5000 बच्चे हो चुके हैं शिकार। 300 से ज्यादा कर्मचारी मिलकर दे रहे हैं अंजाम। नेपाल से लेकर रवांडा, अफगानिस्तान से लेकर केन्या, हर जगह मौजूद यूनिवर्सिटी के दलाल कैसे देते हैं अपने कारनामों को अंजाम। जल्द करेंगे बड़ा खुलासा, दिखाएंगे आपको पूरा सच। ऑपरेशन फेक गुरुजी, सिर्फ एएनबी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने आपको सुनवाया हरियाणा के कृषि मंत्री ने क्या कुछ कहा है किसान आंदोलन को लेकर के, और साफ तौर पर उन्होंने पंजाब सरकार को घेरा है, कांग्रेस को घेरा है, और इसके अलावा जिस तरीके से हरियाणा के सीएम ने अपील भी की थी किसानों से कि बातचीत से इस मसले का हल हो सकता है। वहीं केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ जो किसानों का प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। हरियाणा और दिल्ली पुलिस ने पहले काफी कोशिश की, लेकिन जब किसानों को रोक नहीं पाए तो आखिर में दिल्ली पुलिस ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने के लिए किसानों को दिल्ली में पहुंचने की, दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति दी है। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा था क्योंकि लगातार जिस तरीके से दिल्ली में किसान पहुंच रहे हैं और दिल्ली सरकार ने भी उनका समर्थन किया है, यही वजह है कि दिल्ली पुलिस को भी अब पीछे हटना पड़ा है, किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने की इजाजत देनी पड़ी है। अब उसको लेकर के किसानों की आगे की रणनीति क्या कुछ है, क्या किसानों की तरफ से इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने किसानों को अंदर आने की परमिशन दे दिया, तो कहीं ना कहीं उनको जगह भी मुहैया करा दी है। यानी कि ये जो संत निरंकारी है, यानी बुराड़े के अंदर जो संत निरंकारी ग्राउंड है उसके अंदर प्रदर्शन करने की उनकी अनुमति दे दी गई है। मगर बात करें जिस तरीके से किसानों की जो आवाज है, यानी कि अब किसानों की जो आवाज संत निरंकारी ग्राउंड से ही गूंजेगी और सत्ता तक वो आवाज पहुंचाई जाएगी। मगर जिस तरीके से कह सकते हैं किसानों की जो आवाज है वो सरकार तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती, ये कल से डिसाइड होगा। क्योंकि जिस तरीके से आप किसान दिल्ली के अंदर आएंगे और आने के बाद में ग्राउंड के अंदर बैठेंगे और बैठने के बाद में रात हो जाएगी और कहीं ना कहीं जो उनका जो कार्यक्रम होगा वो कहीं ना कहीं प्रदर्शन करने का वो कल से स्टार्ट होगा। और कल से ही देखने को मिलेगा कि किसान किस तरीके की आवाज अपनी उठाते हैं और किस तरीके से जो उनके साथ किया गया था, यानी दिल्ली पुलिस ने अभी तक जो उनको रोका हुआ था वो कहीं ना कहीं अब दिल्ली पुलिस
जरूर पीछे हटती नजर आ रही है, क्योंकि जो विधायक है यानी कि आम आदमी पार्टी के जो विधायक है या फिर आम आदमी पार्टी है, सरकार है, वो कहीं ना कहीं अब किसानों के साथ है और किसानों की जो आवाज है वो सत्ता तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मगर किसानों की बात करें तो किसान अभी भी इसी रुख पर अड़े हुए हैं, क्योंकि उनका जो बिल है यानी कि जो उनके विरोध में बिल लेके आया गया है उसमें वो बदलाव चाहते हैं या फिर उस बिल को वापस कराना चाहते हैं। मगर वापस करने का अभी सवाल नहीं उठ पा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बैठकें हुई थी केंद्र सरकार की तरफ से, वो बैठकों का कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया और कहीं ना कहीं किसान जो थे वो निराश होकर वापस चले गए थे। उसी के लेकर कहीं ना कहीं प्रदर्शन करने की अब अनुमति जरूर मिली है। प्रदर्शन करने की जब दिल्ली के अंदर अनुमति मिल गई है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें अब केंद्र सरकार को आएंगी, केंद्र सरकार को शायद झुकना पड़ सकता है। मगर आसार अभी भी नजर नहीं आ रहे कि केंद्र सरकार किसानों के आगे झुकेगी। जी बिल्कुल राजीव, जिस तरीके से लगातार किसान सड़कों पर हैं और सड़कों पर अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं, पुलिस के जवानों से भिड़ रहे हैं, सुरक्षा बलों के जवानों से भिड़ रहे हैं और आगे तक पहुंचने में कामयाब भी हो रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए दो राज्यों की सरकारों की, हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार की जो जनप्रतिनिधि हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो आपस में एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी की जा रही है लगातार। अगर बात की जाए सीएम मनोहर लाल खट्टर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साध रहे हैं और पंजाब के जो सीएम कैप्टन है वो भी हरियाणा पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वो इस आंदोलन को रोकने के लिए बर्बर कार्रवाई करने का आरोप हरियाणा सरकार पर लगा रहे हैं। ट्वीट करके उन्होंने कड़ा ऐतराज जताया जिस तरीके की कार्रवाई हरियाणा पुलिस ने की है। देखिए, एक चीज तो स्पष्ट है, यहाँ पर राजनीति जरूर हो रही है, क्योंकि एक चीज गौर करने वाली है, अगर राजनीति नहीं होती तो कहीं ना कहीं किसानों की सीधी आवाज केंद्र सरकार तक जाती है। मगर बात करें जिस तरीके से पंजाब की, तो पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार है और हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार है और दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है। मगर वहीं बात करें जिस तरीके से किसानों के साथ शायद राजनीति ही की जा रही है, क्योंकि तीनों ही पार्टियां या तीनों ही सत्ता कह सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अब किसानों को अपनी अपनी तरफ यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर बात करें जिस तरीके से दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने ये जरूर जता दिया किसानों को अपनी तरफ लेकर, यानी कि किसानों को जो छूट दी है, यानी कि प्रदर्शन करने की जगह दी है, और यहाँ तक कि जो बॉर्डर थे, बॉर्डर पर जो दिल्ली पुलिस लगी हुई थी उनको भी हटा दिया गया है, ताकि किसान दिल्ली के अंदर आ सके और जिससे किसानों की जो आवाज है वो वहां तक पहुंच सके। मगर इसका सीधा सीधा फायदा आम आदमी पार्टी को होगा, क्योंकि वोट बैंक एक ऐसी चीज है जिसके लिए हर पार्टी दम रखती है और कहीं ना कहीं जोर लगाने की कोशिश करती है। अगर किसान आम आदमी पार्टी की तरफ हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। शायद इसीलिए आम आदमी पार्टी ने ही जगह दी है, यानी कि दिल्ली के अंदर आने की उनको अनुमति दी है। मगर बात करें जिस तरीके से पंजाब की, तो पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार है और कांग्रेस पार्टी पहले ही किसानों की तरफ है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही लगभग एक तरीके से काम कर रही हैं। और बीजेपी यानी भाजपा की बात करें तो कहीं ना कहीं जो हरियाणा के अंदर जो भाजपा की सरकार है वो कहीं ना कहीं अलग खड़ी हुई नजर आ रही है, और केंद्र सरकार के अंदर भी भाजपा की सरकार है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है। मगर देखना होगा भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इसका सामना कर सकती है, या केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार किस तरीके से किसानों की जो आवाज है उन तक वो पहुंचती है नहीं पहुंचती है, ये आने वाला समय ही बताएगा। क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोशिश की जा रही थी किसानों की आवाज को दबाने की, चाहे वो कोरोना काल की वजह से या फिर कहें उग्रता की वजह से, वो देखना होगा कि अब किसानों की आवाज केंद्र सरकार तक लेकिन अगर राजीव बात की जाए, क्योंकि केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार ये प्रदर्शन चल रहा है किसानों का, और जिस तरीके से किसान आगे बढ़े हैं बैरियर्स को तोड़ते हुए, उखाड़ते हुए, तो उससे ऐसा लग रहा था काफी आक्रामक रवैया है। और जिस तरीके के इनपुट्स के बारे में जानकारी दी जा रही थी हरियाणा पुलिस की तरफ से कि इनमें कोई शरारती तत्व भी हो सकते हैं और बड़ी तोड़फोड़ के इनपुट्स मिल रहे हैं, ऐसी जानकारी हरियाणा पुलिस ने दी थी और इसी वजह से इनको रोकने की कोशिश भी की गई। लेकिन इसके उलट एक तरफ अगर देखा जाए तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन अब दिल्ली में किया जा रहा है, वहीं केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ रुख अब सामने आया, क्या कुछ प्रतिक्रिया केंद्र सरकार की तरफ से आई? देखिए, एक चीज तो स्पष्ट है, जब केंद्र सरकार ने पहले ही कह दिया था कि दिल्ली का वो जो किसान है वो किसान कहीं ना कहीं अपनी आवाज उग्र करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर बात करें जिस तरीके से हरियाणा के अंदर जो देखने को मिला था, यानी जो किसान पंजाब से चलकर हरियाणा के बॉर्डर पर आकर रुके थे और कहीं ना कहीं उनके साथ जो पुलिस ने जो किया था, यानी कि जो हरियाणा सरकार ने किया था, वो कहीं ना कहीं देखने को मिला और कहीं ना कहीं किसानों की आवाज को वहीं पर रोकने की भी कोशिश की थी। मगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार के दम से उनको अंदर आने की परमिशन दे दी, तो कहीं नहीं दिक्कतें जरूर आएंगी, क्योंकि तीनों ही पार्टियां आपस में लड़ती नजर आ रही हैं और किसान जो है वो पिसता नजर आ रहा है। क्योंकि किसानों की आवाज अगर केंद्र सरकार तक पहुंच जाती है और केंद्र सरकार इसके अंदर झुक जाती है, तो लगता है कि जो बिल पास हुआ था वो बिल वापस लिया जाएगा। मगर जब कानून बन चुका है तो उसके अंदर संशोधन जरूर किया जा सकता है।
सकता है, मगर ना कि उसको बिल को वापस किया जा सकता है। मगर केंद्र सरकार अभी भी किसानों की आवाज शायद सुनना नहीं चाहती है, या तो कोरोना की वजह से कहें या फिर किसी और कारण है। जी लेकिन राजीव, जो किसान सड़कों पर हैं, जो दिल्ली तक पहुंच गए हैं पंजाब से, हरियाणा से, क्या उनको सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने, पंजाब सरकार ने उकसाया है इस प्रदर्शन करने के लिए, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है हरियाणा सरकार की तरफ से? हरियाणा सरकार में मंत्री भी यही आरोप लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री भी यही आरोप लगा रहे हैं कि पंजाब के सीएम ने उनको उकसाया है, पंजाब कांग्रेस ने उनको उकसाया है ये आंदोलन करने के लिए। सीधे सीधे बात करें तो जिस तरीके से भाजपा कह रही है कि या हरियाणा की सरकार की कहें या फिर भाजपा की कहें या फिर केंद्र सरकार की कहें, मगर तीनों ही जगह पर भाजपा की सरकार है, यानी कि भाजपा पार्टी की सरकार है, और कहीं ना कहीं सीधा सीधा इशारा कांग्रेस की तरफ जा रहा है, क्योंकि पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार है, तो कहीं ना कहीं सीधा सीधा इशारा कांग्रेस की तरफ है, क्योंकि कांग्रेस ने ही किसानों को उकसाया है इस बिल के खिलाफ। मगर जिस तरीके से कांग्रेस किसान जो है पंजाब से चलकर हरियाणा से होते हुए आप दिल्ली के अंदर आ गए, वो कहीं ना कहीं ये जरूर इशारा करता है कि पार्टियां कोई भी हो, किसानों के हक में कौन सोचता है कौन नहीं सोचता है, अगर सोचते हैं तो वोट बैंक भी उसी को मिलेगा। यानी कि सीधे सीधे कहें 50% के करीब वोट किसानों की तरफ से मिलता है, और 50% का वोट कोई भी पार्टी छोड़ना नहीं चाहेगी, चाहे उसमें आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो। जी बिल्कुल राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार किसानों का जो आंदोलन है वो आगे बढ़ रहा है, और फिलहाल यही खबर सामने आ रही है कि लगातार जो किसान हरियाणा में हैं वो भी दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, और दिल्ली में दिल्ली पुलिस ने अब किसानों को अपने प्रदर्शन करने की इजाजत जो है वो दे दी है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए, और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है, और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। एक निजी यूनिवर्सिटी का काला सच, बीटेक, एमटेक, बीबीए, इंजीनियर टीचर बनाने का काला खेल। 5000 बच्चे हो चुके हैं शिकार। 300 से ज्यादा कर्मचारी मिलकर दे रहे हैं अंजाम। नेपाल से लेकर रवांडा, अफगानिस्तान से लेकर केन्या, हर जगह मौजूद यूनिवर्सिटी के दलाल कैसे देते हैं अपने कारनामों को अंजाम। जल्द करेंगे बड़ा खुलासा, दिखाएंगे आपको पूरा सच। ऑपरेशन फेक गुरुजी, सिर्फ एएनबी न्यूज पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान ने एक बार फिर से एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन किया है और एक बार फिर से वहां पर फायरिंग की गई, जिसमें 2 जवान भी शहीद हो गए हैं। पाकिस्तान लगातार इस तरीके की नापाक हरकतों को अंजाम देता रहता है और एक बार फिर से जिस तरीके से इस बार भारी संख्या में वहां पर फायरिंग की गई है, गोलीबारी की गई है और इसी की वजह से 2 जवान जो हैं वो शहीद हो गए हैं, वीरगति को प्राप्त हुए। पहले वो घायल हुए, उनको बाद में अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया, लेकिन जिस तरीके से वो बुरी तरह से घायल हो गए थे और अस्पताल में जाकर के उन्होंने दम वहाँ पर तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान की इस फायरिंग का करारा जवाब दिया है, लेकिन इस दौरान जब गोलियां वहाँ पर चली, फायरिंग हुई और सेना के 2 जवान नायक प्रेम बहादुर खत्री और राइफलमैन सुखबीर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों जवानों को तुरंत अस्पताल वहाँ पर ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। रविंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। रविंद्र, फिलहाल क्या कुछ ताजा जानकारी? जी देखिए, फिलहाल फायरिंग जो है बंद है, लेकिन जिस तरह से सुबह पाकिस्तान ने फायरिंग की थी, मंशा साफ थी पाकिस्तान की, ताकि जो है घुसपैठ जो है करवाई जा सके। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने फायरिंग की है, उसका भारतीय सेना ने भी करारा जवाब दिया है। पाकिस्तान की कई पोस्टें जो हैं वो भारतीय सेना की तरफ से की गई फायरिंग में तबाह हुई हैं और वहां पर भी कई जवान जो है वो मारे गए हैं। हालांकि इस फायरिंग के दौरान भारतीय सेना के 2 जवान शहीद हुए हैं और लगातार पाकिस्तान खास करके एलओसी को कहा जाए तो टारगेट कर रहा है ताकि घुसपैठ जो है वो करवाई जा सके। हालांकि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जब फायरिंग की घुसपैठ की गई थी आतंकियों की तरफ से, जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकी जो बनटोल प्लाजा पर मारे गए थे, इसी तरह लगातार पाकिस्तान जो है आतंकियों को घुसपैठ करवाने के लिए फायरिंग करता है या फिर टनल के जरिए आतंकियों को इस पर भेजने के लिए प्रयासरत रहता है। लेकिन भारतीय सेना के जवान जो है अपनी शहादत देकर भी सीमा पर अपनी जो है आतंकियों को घुसपैठ जो है वो नहीं होने दे रहे हैं। तेंद्र जी बिल्कुल रविंद्र, लेकिन जिस तरीके से भारत की तरफ काफी बड़ा ये नुकसान हुआ है, 2 जवान हमारे शहीद हुए हैं, ऐसे ही पाकिस्तान की तरफ से क्या कुछ खबर सामने आ रही है? जी देखिए, पाकिस्तान की जब भारतीय सेना ने इसका कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की, भारी गोलाबारी पाकिस्तान के पोस्टों के ऊपर की गई, तो वहां पर भी जो है 2 से 3 पोस्टें जो है पाकिस्तान की जो उड़ा दी गई हैं भारतीय सेना की तरफ से और वहां पर भी 3 से 4 जवान जो है पाकिस्तान के वो मारे गए हैं भारतीय सेना की फायरिंग में। तो ये दर्शाता है कि पाकिस्तान लगातार, हालांकि काफी ज्यादा नुकसान होता है पाकिस्तान को, लेकिन आतंकियों की घुसपैठ करवाने के लिए लगातार पाकिस्तान फायरिंग करता है, एलओसी के ऊपर फायरिंग करता है, जिसका भारतीय सेना भी मुंह तोड़ जवाब देती है। तो कहीं ना कहीं अगर भारत को नुकसान होता है तो इसका नुकसान जो है वो पाकिस्तान को भी होता है, लेकिन वो सुधरने वाला नहीं है, लगातार एलओसी को टारगेट कर रहा है। तो अगर बात करें तो अभी तक इस साल में कम से कम 3500 से ज्यादा बार जो है सीज फायर का वायलेशन जो है पाकिस्तान जो है एलओसी के ऊपर कर चुका है। जी बिल्कुल रविंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार पाकिस्तान इस तरीके की नापाक हरकतों को अंजाम देता रहता है, जिसमें दोनों ही तरफ काफी नुकसान भी कई बार देखने को मिलता है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। अभिनेत्री कंगना रनौत के बंगले के हिस्से को ढहाने के मामले में मुंबई हाईकोर्ट ने मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को फटकार लगाई है। कोर्ट ने यह कहा है कि बीएमसी ने दुर्भावना से यह कार्रवाई की है। नुकसान का आकलन करने के लिए अधिकारी भी नियुक्त किया जाएगा ताकि मुआवजा राशि निर्धारित की जा सके। वहीं बीएमसी के ध्वस्तीकरण के आदेश को भी निरस्त कर दिया गया है और अदालत ने कहा है कि अदालत किसी भी नागरिक के खिलाफ प्रशासन को बाहुबल का उपयोग करने की मंजूरी नहीं देता। पीठ ने यह भी कहा है कि नागरिक निकाय ने एक नागरिक के अधिकारों के खिलाफ गलत इरादे से कार्रवाई की है। बता दें कि कंगना रनौत ने बीएमसी से हर्जाने में 2 करोड़ रुपए मांगे थे और अदालत से बीएमसी की कार्रवाई को अवैध घोषित करने की अपील भी की गई थी। मुआवजे के मुद्दे पर पीठ ने आकलन के लिए अधिकारी नियुक्त करने की बात कही है। वहीं कोर्ट के फैसले पर कंगना रनौत की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई। उन्होंने इस फैसले को लोकतंत्र की जीत बताया है। लेकिन मुझे एक बहुत अच्छी खबर मिली है कि जो मेरे बंगले की जो इलीगल डिमोलिशन हुई थी उसका जो वर्डिक्ट है वो मेरे फेवर में आया है। मैं बहुत धन्यवादी हूँ हमारे जुडिशरी सिस्टम की, हाई कोर्ट की। एंड जैसा मैंने कहा कि जब भी एक इंडिविजुअल गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्टैंड लेता है।
सत्य प्रकाश जो हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। सत्य प्रकाश, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि ये जो फैसला आया है ये कहीं ना कहीं कंगना रनौत के पक्ष में और बीएमसी को फटकार लगाई गई। देखिए, मुंबई हाई कोर्ट ने कंगना रनौत को राहत देते हुए साफ तौर पे ये कह दिया है कि महाराष्ट्र सरकार ने, बीएमसी ने जो कार्रवाई की थी वो बदले की भावना से कार्रवाई की गई थी, जो बेहद गलत और शर्मनाक है। हालांकि हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के साथ बीएमसी को भी लताड़ते हुए ये कहा है कि इस तरह की कार्रवाई बिल्कुल अमान्य है। जिस तरह से कंगना रनौत ने अपने वक्तव्य में ये कहा था कि मुंबई को पीओके के तौर पे कहा था, उसको लेकर इस तरह की इतनी बड़ी कार्रवाई करना बेहद गलत है, इसकी भरपाई भी करना होगा। उसके लिए महाराष्ट्र मुंबई हाई कोर्ट ने साफ तौर पर एक टीम गठित करने का आह्वान किया है और टीम गठित होने के बाद जो नुकसान का आकलन वो करेंगे, उसकी रिपोर्ट जो है माननीय हाई कोर्ट को सौंपेंगे। उस रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट जो है ये निर्णय लेगी कि कितना जो है इनको हर्जाना तो देना होगा। तो जाहिर तौर पर कहीं न कहीं पूरा मिलाकर कंगना रनौत के लिए अच्छी खबर है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी के लिए बेहद बुरी खबर है। जी बिल्कुल बिल्कुल। कंगना रनौत ने 2 करोड़ रुपए मांगे थे बीएमसी से अपने नुकसान की भरपाई के लिए, लेकिन जिस तरीके से अब एक टीम गठित करने की बात कही जा रही है, एक अधिकारी इस पूरे नुकसान का आकलन करेंगे और उसके बाद ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कितना मुआवजा उनको दिया जाना है। क्या इस बारे में कोई जानकारी कि वो अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा? देखिए, अब बीएमसी को ही बोला गया कि एक टीम की नियुक्ति की जाए और पूरा जो टीम की नियुक्ति की जाएगी माननीय हाईकोर्ट के निगरानी में होगी। तो सारी चीजें जो है कोर्ट के अधीन हो गई है। कोर्ट ही निर्णय लेगा कि कंगना रनौत को कितना हर्जाना दिया जाए। हालांकि कंगना रनौत ने 2 करोड़ का मुआवजा की मांग जरूर की थी, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से मनपा लगातार ये कह रही थी कि हमने जो कार्रवाई की है कानून के तहत की है, तो जाहिर तौर पर पूरा मामला जो है कोर्ट को के निर्णय के अधीन होगा। जब कोर्ट निर्णय लेगी कि कितना देना, उसके आधार पर यह निर्णय होगा कि कौन से फंड से और किसके फंड से उनको भरपाई करनी होगी। तो प्रकाश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही थी कंगना रनौत के खिलाफ, इसमें अब कंगना रनौत को कहीं ना कहीं बड़ी सफलता जो है अब मिलती हुई दिखाई दे रही है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जल निगम भर्ती घोटाले की जांच कर रही एसआईटी की जांच में भी आजम खान को दोषी पाया गया है। एसआईटी ने सीतापुर जेल में आजम खान के लिए वारंट भी दाखिल किया था। एसआईटी ने जल निगम भर्ती घोटाला मामले में आजम खान पर 25 अप्रैल 2018 को केस दर्ज किया था और मुकदमे में आजम खान के साथ तत्कालीन नगर विकास सचिव एसपी सिंह, पूर्व एमडीपी के आसुदानी, तत्कालीन चीफ इंजीनियर अनिल खरे नामजद थे। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के शासन के दौर में जल निगम के जेई के 853 और क्लर्क के 335 पदों के साथ असिस्टेंट इंजीनियर के 117 पदों पर भर्तियां हुई थी। जांच के बाद एसआईटी ने आजम खान को दोषी पाया है और इसके बाद अब जल्द ही एसआईटी कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल कर सकती है। और बता दें कि आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को गुरुवार को ही बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। फिलहाल आजम, उनका बेटा अब्दुल्ला और उनकी पत्नी भी जेल में बंद है। आजम खान पर जमीन पर कब्जे समेत कई फर्जीवाड़े के आरोप भी हैं। पुनीत मोहन हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। पुनीत, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है? आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, जिस तरीके से आजम खान के ऊपर एक के बाद एक मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, चाहे वो रामपुर में अवैध जमीन को कब्जे को लेकर के हो और अब एक जल निगम में भर्ती घोटाले में उनका नाम सामने आ रहा है। तत्काल उस समय ये नगर विकास मंत्री थे और उनके साथ में जो सचिव थे नगर विकास, कई अन्य अधिकारी हैं जिनको नामजद किया है। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही थी। अब कहीं ना कहीं फिर से एक नया मुकदमा आजम खान के ऊपर और एक नई मुसीबत आजम खान के ऊपर। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत। तो लगातार जिस तरीके से मुसीबतों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं आजम खान और लगातार एक के बाद एक झटका अब आजम खान को लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले आपको बता दें इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी जमानत याचिका जो है उनकी वो खारिज कर दी गई थी और अब एक बार फिर से मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जिस तरीके से जल निगम की जो जांच की जा रही है एसआईटी की तरफ से, उसमें भी आजम खान दोषी पाए गए हैं। अभी इस मामले में कोर्ट में चार्जशीट जो है वो फाइल की जाएगी। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। अमृत कार्यक्रम के तहत मथुरा के लगभग सभी प्रमुख मार्गों पर काम किया जा रहा है। सड़कों की खुदाई की गई है, जिससे शहर में राहगीर और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जल निगम के खिलाफ लोगों में आक्रोश है और
इसी के चलते स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया है। लोगों ने निगम पर यह आरोप लगाया है कि निगम अपने मनमाने तरीके से काम कर रहा है, बहुत ही धीमी गति से यहां पर काम किया जा रहा है। इसके विरोध के लिए अब स्थानीय लोगों को मजबूरन सड़क पर उतरना पड़ा है। अभी अभी आप और हम गए थे तो वहां जब ठेकेदार से बात हुई तो वो कह रहा है कि 14 मीटर चौड़ा ये 4 लेन बनेगा। अरे बनेगा कब 4 लेन? क्योंकि फरवरी में कुंभ आ रहा है वृंदावन का, और आप देखते हैं कि ये लोग 1200 रुपए की एक ट्राली मिट्टी को बेचते हैं। कहीं से 50 फुट खोद ली, कहीं से 100 फुट खोद ली, और उसके अंदर फिर क्या भरते हैं ये लोग? रेती। क्योंकि रेती तो फ्री में मिलती है, इनका पैसा मिट्टी में बन जाता है। तो ये लोग भी एक कछुआ गति से काम कर रहे हैं। प्राधिकरण भी 1 करोड़ रुपए को मिल करके बंदर बाट करना चाहते हैं जनता के पैसे को। परेशानियों का सामना काफ़ी पब्लिक को ही हो रहा है। चारों तरफ गड्ढे पड़े हुए हैं, ऐसे में खुदाई के दौरान उन्होंने कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, समझे। मसानी तराई पे भी पानी भर गया नहीं है, काफ़ी गड्ढा हो गया, तो उसमें ढाई गिर रही है, उसके उपरांत उसमें बालू भरी जा रही है। इसी प्रकार से गायत्री तपोभूमि के पीछे सारे गड्ढे जो हैं वो उनमें बारिश के मौसम में पानी बाहर निकलता था, ओवरफ्लो होता है। विष्णु शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। विष्णु, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार वहां पर खुदाई का काम किया जा रहा है, लोगों को काफी परेशानियों का सामना वहां पर करना पड़ रहा है। जी हितेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये अमृत कार्यक्रम योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना है, जिसके दौरान ये खुदाई का कार्य किया जा रहा है। जी, लेकिन जिस तरीके से ये काम वहां पर किया जा रहा है, क्या कुछ परेशानियों का सामना वहां पर लोगों को करना पड़ रहा है? इसमें लोगों को काफी परेशानियों और मुश्किलों का सामना कर रहे हैं लोग, और जिसके चलते ये लोग सड़कों पर भी आज उतर आए हैं और इन्होंने काफी विरोध प्रदर्शन किया है। जी, और इसके अलावा जिस तरीके से वहां पर ये आरोप लगाया जा रहा है स्थानीय लोगों की तरफ से कि मिट्टी को बेचा जा रहा है, किस तरीके की धांधली वहां पर की जा रही है? जी, स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के समय यहाँ से ट्रॉली में भर भर कर मिट्टी बेची जा रही है, ठेकेदारों द्वारा मिट्टी बेची जा रही है। जी जी जी, लेकिन जिस तरीके से ये मिट्टी बेचने के जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इस पर अधिकारियों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई? क्या कोई जवाब मांगने की कोशिश की गई? प्रशासन की ओर से कोई पुष्टि नहीं की गई है। इस बात के बारे में बात की गई है, लेकिन कोई इस बारे में बताने को तैयार नहीं है। जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु जी। और वहीं छत्तीसगढ़ के कवर्धा में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पिपरिया थाना के धर्मपुरा गांव में जब टीम कार्रवाई के लिए पहुंची तो वहां पर कुछ असामाजिक तत्वों और अतिक्रमणकारियों से पुलिस का सामना हुआ, जिन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ था। पुलिस प्रशासन की टीम पर ऐसे लोगों ने हल्ला बोल दिया, जिससे पुलिस और अतिक्रमणकारियों के बीच नोकझोंक भी हुई। जानकारी के अनुसार अतिक्रमणकारियों ने नोटिस के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया। उसके बाद प्रशासनिक टीम पुलिस बल के साथ वहां पर पहुंची और कार्रवाई की गई। भारी संख्या में लोगों ने जो अतिक्रमणकारी हैं, जिन्होंने अतिक्रमण किया है, उन्होंने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस बल के साथ टीम वहां पर पहुंची और अतिक्रमण को हटाने का काम किया गया। लगातार जिस तरीके से अवैध रूप से निर्माण का काम किया जा रहा था वहां पर, उसी निर्माण कार्य को वहां पर ध्वस्त कर दिया गया। और वहीं मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने अब एक और बड़ा फैसला लिया है। महिलाओं से अपने बच्चों के साथ घर में ही सुरक्षित रहने की अपील की गई है और यह कहा गया है कि मुंबई के लोकल ट्रेनों में अब महिलाओं के साथ बच्चे यात्रा नहीं कर पाएंगे। वेस्टर्न रेलवे की ओर से यह जानकारी दी गई है, जिसमें यह कहा गया है कि निर्धारित टाइमिंग के नियमों के आधार पर ही मुंबई की लोकल ट्रेनों में सिर्फ महिलाओं को यात्रा करने की अनुमति है। मुंबई की लोकल ट्रेनों में बच्चों को सफर की इजाजत नहीं है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि महिलाएं अब अपने बच्चों को साथ लेकर के मुंबई मेट्रो में सफर नहीं कर सकेंगी। रेलवे स्टेशनों के एंट्री गेट पर आरपीएफ के जवान इसकी निगरानी करेंगे और बच्चों के साथ आ रही महिलाओं को रोका जाएगा। चलिए, फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANP न्यूज़।